प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मॉरिशस इस समय एक बड़ी भारी मुसीबत से जूझ रहा है। मुसीबत यह है कि एक जापानी जहाज ने जुलाई अंत में उसके पास आया और उससे बड़े स्तर पर तेल का रिसाव शुरू हुआ और उसने उसके तमाम जो समुद्री बीच हैं, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, उन बीचों की तारीफ इसीलिए होती है कि वहाँ बहुत ही नीला साफ पानी देखने को मिलता है और दुनिया भर से पर्यटक वहां आते हैं। तो वो जो नीला पानी था वो काला हो गया इस तेल के रिसाव की वजह से। और केवल इतना ही नहीं, उस तेल के रिसाव की वजह से वहां के पर्यावरण, समुद्री जो इकोसिस्टम होता है, उसके लिए खतरा पैदा हो गया और इसे विश्व स्तर का संकट मान लिया गया एक तरह से। मॉरिशस में 7 अगस्त को इमरजेंसी भी लागू कर दी गई और दुनिया भर के लोग, विशेषज्ञ वहां उसको खत्म करने के लिए, उस समस्या से निपटने के लिए आने लगे। तो अब हम इस पूरी समस्या का क्या हाल है, वो किस स्तर पर पहुंची है, इस पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मॉरिशस से जुड़ रहे हैं आशुतोष देशमुख जी, जो कि वैसे तो प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं। तो स्वागत है आशुतोष आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो ये कहा कि जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि 1 महीने करीब होने को आ रहे हैं, 25-30 दिन हो रहे हैं, तो ये जो तेल का रिसाव है अब किस मोड़ पर है और क्या तेल का रिसाव पूरी तरह से बंद हो गया है या उसकी सफाई का जो काम चल रहा था वो किस हद तक पूरा हुआ है? मुकेश जी, पहला समाचार तो यही है कि रिसाव तो पूरी तरीके से बंद हो गया है और रिसाव तो बंद हुआ और अब सफाई का ही काम चल रहा है और इस सफाई का काम बहुत लंबा काम है। यह 1-2 दिन में होने वाली सफाई नहीं है, क्योंकि ये जो शिप था, जो वाकाशियो नाम का जो जहाज था, ये अपने आप में अपने साथ करीब 4000 टन ऑयल लेके जा रहा था और उसमें से कहते हैं लगभग 900 से 1000 टन ऑयल वहां मॉरिशस की समुद्र में उसने छोड़ दिया और ये करीब 3000 टन उसमें बचा था, जिसे बाद में फ्रेंच जहाज ने और अपने इंडियन ऑयल के एक जहाज ने उसका बचा हुआ ऑयल निकाला। और इस तरीके से अभी उसमें ऑयल रिसाव तो नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत जबरदस्त है और उसने उस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से बहुत तहस-नहस सा कर दिया है। अब मतलब पानी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पानी एकदम काला हो गया था। हालाँकि इस समय पानी का कालापन थोड़ा कम है क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे सफाई हुई है। लेकिन ये जो ऑयल है वो इतना खतरनाक ऑयल है, जिसको बोलते हैं कि हेवी ऑयल है ये, जिसको सी ग्रेड का ऑयल बोलते हैं। मतलब ये जो जहाज जो ऑयल वापर रहा था वो भी सी ग्रेड ऑयल था, वैसे ही मतलब पर्यावरण पर इम्पैक्ट डालने वाला सल्फर वाला ऑयल। और इस ऑयल के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब ये अगर समुद्र में गिरता है तो इसकी सफाई आसान नहीं रहती। अगर क्रूड ऑयल होता है, अगर जो पेट्रोल और डीजल तरीके का, तो उसकी सफाई आम तौर पर इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत मुश्किलें हो रही है। जी आशुतोष, अभी हमने सुना कि वो जहाज टूट गया है और उसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल रहा होगा वो भी फिर से समुद्र में निकल सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, सरकार का ये कहना है कि वो जहाज टूट गया है और वो जहाज टूट रहा है, ये सरकार भी जानती थी और जो भी यहाँ पर संस्थाएं बचाव कार्य में लगी है वो जानती हैं। दिलचस्प बात ये थी कि ये जो जहाज था ये चीन से ऑयल लेकर ये जा रहा था ब्राजील वाया सिंगापुर। इसका मॉरिशस से कोई लेना देना नहीं था। और अब जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, मॉरिशस एक बहुत छोटा देश है और इसके अपने रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं और इस किस्म की इतनी भीषण दिक्कतों को वो सामना करने में समर्थ नहीं है। उनका छोटा सा कोस्ट गार्ड है, छोटी उनकी बचाव की एक लिमिटेशंस है और इसलिए बहुत कुछ दूसरे देशों पर निर्भर है। और दिलचस्प बात देखिए मुकेश जी कि जो दोनों देश इसमें इन्वॉल्व है, जो ब्राजील का हो या चीन का हो या जापान का हो, जापान का जहाज था, चीन का माल था, ब्राजील जा रहा था, ये तीनों इस बचाव कार्य में कहीं पिक्चर में नहीं है। और फ्रांस और भारत 2 देश है जो बहुत एक्टिवली उसमें काम कर रहे हैं और लेकिन कोशिश कर मैंने रहे हैं रिपोर्ट कि में पढ़ा है कि जापान ने भी 6 अपने विशेषज्ञ वहां भेजे हुए हैं। जापान ने जो विशेषज्ञ भेजे हैं वो मतलब सब कुछ होने के बाद भेजे हुए विशेषज्ञ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना अनियंत्रित सा व्यापार है, क्योंकि कंपनी जापान की है, रजिस्टर्ड पनामा में है
और जहाज किसी और का है, चला कोई दूसरी कंपनी रही है, इंश्योरेंस जापान का है। चूंकि जापान का इंश्योरेंस है, तो ये जो 6 लोग आप एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनको भेजने का पहला मकसद यही था कि इंश्योरेंस इम्पैक्ट देखा जाए कि अभी कितना पैसा लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है मुकेश जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉरिशस के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि हाँ, यहाँ पर जो पूरी जो जीवन रेखा है वो टूरिज़्म पे चलती है, और टूरिज़्म के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। क्योंकि मेरी बेटी जो कि यूरोप में है, उसके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि उसको ये इम्पैक्ट हुआ जब मानो जो ऑयल फैल रहा है, वो पूरे मॉरिशस के आस-पास फैल रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है। ऑयल जो है वो एक जो दक्षिणी सिरा है, उसके पास में एक बहुत सुंदर सा बीच है जिसको ब्लू बे कहते हैं, जो आपने भी देखा है। आप जब आए थे, शायद आपको स्मरण हो, हम लोग वहां गए जी, थे। जी, और बिल्कुल। सबसे क्लीन बीच में से एक है। और वो क्लीन बीच इस तरीके से था क्योंकि वहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप की गई थी, बचाई गई थी। जो समुद्र का जीवन है, उसको देखने का वो सबसे श्रेष्ठ तरीका था। वहाँ पर मतलब वहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे ये सब दिखता था, क्योंकि समुद्र के नीचे के कोरल्स, समुद्र के नीचे के रंग-बिरंगी मछलियाँ, और पूरे सब तरीके का जो भी आप मॉरिशस के आस-पास मॉरिशस जिनके लिए जाना जाता है, वो सारा समुद्री जीवन यहाँ पर मौजूद था। जी, और आप यहाँ पर दोस्तों जी, ग्ला मैं पढ़ रहा था कि वहाँ 2 समुद्री इकोसिस्टम है, ब्लू बे मरीन पार्क है, और वहाँ पर जो कहना चाहिए जीव जंतुओं की, खासतौर से समुद्री जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ हैं, जिनमें 1700 प्रजातियां हैं करीब, और 800 तरह की वहाँ मछलियां हैं, 17 तरह के समुद्री जो स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स हैं, वो हैं। तो ये इस वजह से उस इलाके को पर्यावरण के लिहाज से, इकोसिस्टम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और केवल ये मॉरिशस की चिंता नहीं रहेगी, पूरी दुनिया की चिंता इसीलिए बन गई। आपका कहना सही है, क्योंकि ये जो ब्लू बे के जो ये जो मरीन पार्क है, ये विश्व का एक अनूठी जगह है, क्योंकि विश्व में बहुत कम जगह है जहाँ पर इस तरीके से कंजर्वेशन हुआ है। और इसके पीछे मॉरिशस सरकार ने और विश्व संगठनों ने काफ़ी पैसा खर्चा किया, और उसको बहुत अच्छे तरीके से किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा जब मैंने वहाँ पे काम करने वाले जो एक वैज्ञानिक है, उनका मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर टीवी पे देखा, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो भी हम कर रहे थे कंजर्वेशन, उसमें हम 2 दशक पीछे हो गए। मतलब पिछले 20 साल में जो कुछ काम हुआ था, उसको इस ऑयल ने मटिया-मेट कर दिया है। अब उनको पूरा देखिए, आप 2 चीज़ें यहाँ पर, केवल ब्लू मरीन पार्क नहीं है, यहाँ पर सबसे बेहतरीन मॉरिशस के सफ़ेद रेत वाले बीचेस हैं, जो कि बहुत सुंदर है। और दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा, ग्लास बोट में बैठ के आप ये विश्व का मतलब चुनिंदा स्थानों में से एक था, जहाँ पर आप ग्लास बोट में बैठ के नीचे का समुद्र जीवन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विंड सर्फिंग होती थी, यहाँ बहुत सारी चीजें होती थी। यहाँ पर इवन स्पीड बोट से भी आप जाके देख सकते थे, थोड़ा भीतर जा सकते थे। तो ये जो कुछ हुआ, ये बहुत गलत तरीके से हुआ, मतलब। और अशोक जी, इसके अब जो हमें ये कारण, बताइए कि ये जो इतनी बड़ी समस्या आई, उससे कैसे निपटा गया, किस तरह से ऑपरेशन हुआ पूरा? कि आप बता रहे हैं कि अब काफी कुछ बेहतर हो रही है स्थितियां, तो कैसे किया गया ये सब? देखिए, जैसा हुआ, ये एक्चुअली जो जहाज था वो 21 जुलाई तक सही चल रहा था। 21 जुलाई से इसने अपना रास्ता बदला, और जब इसने रास्ता बदला तो 25 जुलाई के आसपास, 25 जुलाई को आके यहाँ पे अटक गया। 25 जुलाई को जब इसमें मूवमेंट नहीं देखा, तो मॉरिशस के कोस्ट गार्ड ने इसके साथ संपर्क करने की कोशिश की, जो कि उनका नेटवर्क होता है जहाजों का। लेकिन ये जहाज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो करीब 2-3 घंटे वो कोशिश करते रहे, रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन बाद में जाके उसने बताया कि नहीं, हम लोग अटक गए, पर चिंता की कोई बात नहीं, वी आर सेफ, हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि तब तक रात हो रही थी, और मॉरिशन अथॉरिटीज के पास भी इतने कोई एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो सारी चीजों को उसी क्षण पर जाकर सब ये देखते। तो जब तक ये सब कुछ हुआ, तब तक उसमें ऑयल रिसाव शुरू हो गया, उसका मूवमेंट अटक गया। और तब मॉरिशस सरकार ने काम करना शुरू किया, उस एक्सपर्ट्स को बुलाया। सबसे जो नियरेस्ट है वो फ्रांस का एक यहाँ पर द्वीप है, जिसे रेन्यूनियन कहते हैं। वो रेन्यूनियन जो है, उसके वहाँ वो है फ्रांस के पास, मतलब फ्रांस के आधिपत्य में, लेकिन मॉरिशस से पास है। वहां से सबसे पहले मदद पहुंची।
फिर भारत की पहुंची। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, ये जो ऑयल का स्पेल था, इसमें जो वहां पर काम करने वाले, कंजर्वेशन करने वाले जो लोग हैं, जो एनजीओ है, वो बहुत सक्रिय एनजीओ है, उन एनजीओ ने चीजें अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा सरकार जो करेगी करेगी। सरकार ने पहले कोशिश भी की कि सबको, लोगों को वहां से बाहर निकाले और उसके बाद काम करे, लेकिन वो एनजीओ नहीं माने, और लोगों ने मिलकर, और ये अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त कहानी है कि किस तरीके से लोगों ने अपने संसाधन ढूंढे। यहाँ पर आप जानते हैं गन्ने की खेती बहुत होती है, और इस समय गन्ना कट चुका है, लेकिन उसके जो सूखे और वो सब जो ये है गन्ने का बचा बचा हुआ सब पेड़ पत्तियां, वो सब यहाँ पर है, उनको इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा अभियान चला, क्योंकि ये हुआ कि ये जो ऑयल है, ये अगर मनुष्य के बाल इसको जल्दी सोख सकता है, बजाय इसके कि और कोई तरीका किया जाए। तो यहाँ पर एनजीओ ने अभियान चलाए, और लड़कों ने, युवा लोगों ने, कई लोगों ने अपने बाल दान किए, पूरे मॉरिशस से बाल इकट्ठे किए गए, और इन सबको बना के एक तरीके से कोशिश की उन्होंने कि एक बाढ़ बनाई जाए, जो बाढ़ जो इसको, ऑयल को और ज्यादा रीचने से रोक दे, मतलब मॉरिशस की तरफ आने से रोके। ये जो ब्लू मरीन पार्क है, तो इसमें बहुत अच्छा काम किया एनजीओ ने। उन्होंने क्राउड फंडिंग भी की, पैसे भी उन्होंने ही जुगाड़े, और देखते देखते उनके पास वो, मतलब वो पहले दिन उन्होंने 10 लाख मांगे, तो उनके पास शाम तक 9 लाख हो गए। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इस समय उस एनजीओ ने जो क्राउड फंडिंग कर रही है, करीब 2 करोड़ मॉरिशन रुपीज उनके पास इस समय ऑलरेडी आ गए हैं। और तो ये एक अपने आप में जिम्मेदारी पूर्ण ये था जो मॉरिशस के नागरिकों ने किया, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। जी, तो मॉरिशस के लिए ये दोहरी आपदा हो गई। एक तो कोरोना की वजह से पूरा टूरिज्म खत्म था, और दूसरा अब ये ऑयल की वजह से, अब ये जब तक साफ होगा, बीचेस क्लियर होंगे, उसका पानी पहले जैसा होगा, तब तक तो पर्यटक आएंगे नहीं वहाँ। तो ये लंबा संकट खिंच, इसका मॉरिशस की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मॉरिशस की अर्थव्यवस्था इस समय वैसे ही बहुत प्रेशर में है, क्योंकि कोरोना का अभी तक संकट चल रहा है, और अभी तक कोई भी वायु सीमा खुली नहीं है। अभी तक कहीं से भी रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी कि मॉरिशस को विश्व टूरिस्ट संगठन ने एक सेफ कंट्री घोषित किया है। और सेफ तो हम वाकई है, यहाँ पर पिछले लगभग 3-3.5 महीने से कोई कोविड का केस नहीं है, और सभी, पूरा जो देश है वो अनुशासनबद्ध तरीके से कोविड का जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला फॉर्मूला उसको अपना रहा है। तो यहाँ पे उस तरीके का कुछ नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद धीरे धीरे टूरिज्म खुल जाएगा। लेकिन ये खबर बहुत धक्का देने वाली है, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इससे जो दुष्प्रचार हुआ है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये मॉरिशस का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें से अगर तटीय क्षेत्र ले तो मुश्किल से आधा किलोमीटर का है जो इसमें इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इसके कारण जो कुप्रचार हुआ है, या इसके कारण जो नेगेटिविटी, जो जो परसेप्शन बाहर तैयार हो रहा है, वो निश्चित तौर पर उसको दूर करने में सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और तभी पर्यटक आएंगे। क्योंकि 20% यहाँ की जो जीडीपी है वो पर्यटन पर है, और लगभग 20% लोग आप समझिए कि जिनकी रोजगारी पूरी पर्यटन के साथ जुड़ी है। तो ये इम्पैक्ट तो वाकई बड़ा है, और इससे सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस पूरे समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बताएंगे आप? वहाँ की सरकार, वहाँ का जो तंत्र है, उसने लापरवाही की कि इस तरह से जहाज को, जो जिसको वहाँ नहीं आना चाहिए वो आ गया, और फिर समय पर उसको हटाया नहीं गया वहाँ, और इतने समय तक, करीब 10-12 दिन तक ऑयल बहता रहा। तो ये, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार भी जिम्मेदार है कि जिम्मेदारी है, या जापानी जहाज तो है ही, वो उसकी जिम्मा तो है ही कि वो गलत रास्ता भटक के या जैसे भी यहाँ है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, इसमें है ना 2 चीजें मुकेश जी। एक तो बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि आप जैसे, एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि मॉरिशस में एक बहुत ही सक्रिय प्रजातंत्र है, बहुत एक्टिव प्रजातंत्र है, जो रिस्पॉन्सिव है, एक्शन रिएक्शन फट से होती है। तो ऑब्वियस है कि इतना बड़ा इशू होने पर राजनीतिक तौर पर यहाँ एक्टिविटी नहीं हो। यहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में काफी रस्साकशी हुई, और इसमें वो ऑब्वियसली उनका आरोप यही है कि आप, गवर्नमेंट ने देर की, लेकिन गवर्नमेंट के पास अपने एक्सप्लेनेशंस हैं। मैंने, अगर आप मुझे सच्चाई, मैं एक तीसरे पक्ष की तरह जब मैं इसको देख रहा हूँ, और मैं इसके लिए काफी कुछ देख रहा हूँ, काफी जो मरीन से रिलेटेड मैगजीन्स हैं, वेबसाइट्स है, उनको मैं खंगाल रहा हूँ। तो उसमें से जो चीजें जो निकल के आ रही है, उसमें से कुछ चीजें
तो बहुत ही मतलब डरावनी सी है, जिसमें से एक यहाँ का जो न्यूज़पेपर है डेवी मीडिया उसने भी उठाया था। उसने बताया कि ये जो मूल जो कारण है इसका, उसका कारण ये है कि 21 जुलाई को ये मॉरिशस के पास में थे और इतना पास थे कि आपको मॉरिशस की लाइट्स दिख सकती है। दूसरा, ये जो मॉरिशस के चारों ओर जो रिज है, उससे जब पानी टकराता है तो वो इतना आवाज करता है कि उसका शोर से बचा नहीं जा सकता। तो उन लोगों का कहना है कि इस जहाज के कैप्टन ने और इसके स्टाफ ने बाहर निकलकर अपने ब्रिज पर आकर ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसे है, और 21 तारीख के बाद ये जानबूझ के थोड़ा टुवर्ड्स मॉरिशस आए। उसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि वहां पर पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी चल रही थी, और उस बर्थडे पार्टी के दौरान और उसके बाद में मॉरिशस के निकट आने का एक कारण ये था कि इन्हें वाईफाई चाहिए था। ये सब पुराने जहाज है जो जो मतलब नए-नए नाम के साथ पनामा में रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें सारी सुविधाएं हो ऐसे जरूरी नहीं है। तो उस वाईफाई की तलाश में ये आया और इस जहाज ने टकराया, यहाँ टकराया। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरिशस को, आप डेफिनेटली कह सकते हो कि अगर कोई जहाज आपके आपके सीमा क्षेत्र में घुस जाए और आप उसको नहीं हटा पाओ, लेकिन मॉरिशस के पास वो सब स्थिति नहीं है। और आप ये समझिए कि ये ऐसी बात नहीं है कि मॉरिशस ने जहाज नहीं देखे। ये इतना व्यस्त रूट है, ये पूरा आप अगर इसको देखेंगे तो ये मतलब ये ऐसा विश्व के सबसे व्यस्त जहाज मार्ग में मॉरिशस है। और अगर आप इसमें आप मानिए आमतौर पर महीने में 2000 जहाज यहाँ से पास होते हैं बगैर मॉरिशस को टच किए, लेकिन यहाँ से निकलते हुए। उसका कारण ये है कि ये जो है ये चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन सब का जो व्यापारिक क्षेत्र है, अगर आप दक्षिण हेमिस्फीयर और उत्तरी हेमिस्फीयर के बीच का जितना भी चीजें हैं, उसमें उसका ये सर्वश्रेष्ठ रूट है। स्वेज कैनाल को से अगर आपको बचना है तो सब जहाज यहाँ आते हैं। लेकिन फिर भी मॉरिशस बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी केवल 12 लाख हो। वहां पे आप यह अपेक्षा करना कि इस तरीके की हाइट तकनीक आ जाए कि वो लेकिन अब तो ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में, मॉरिशस को कुछ इंतजामात तो करने पड़ेंगे। भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ले या फिर बड़े देशों की मदद ले, ताकि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि ये केवल मॉरिशस की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि विश्व पर्यावरण की भी बात है। हमारे अपने इकोसिस्टम की भी चिंता हमें होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस दिलचस्प जानकारी के लिए। बहुत जानकारियां आपने हमारे दर्शकों से शेयर की, बहुत ज़रूरी जानकारियां। दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जो तेल का रिसाव है दुनिया में बहुत जगह होता रहता हुआ है, बड़े पैमाने पर भी हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रिसाव हुआ है उसका क्या महत्व है, पर्यावरण को किस हद तक नुकसान पहुँचाने की वजह से कैसे वो विश्व चिंता का हिस्सा बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।